अब समय आ गया माय डियर कि हम लोग थर्ड रियलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे और एक और रियल सिस्टम में जाएंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई रोटेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ना हो, इसलिए फोर्थ रियलिटी नहीं आएगी। 3 रियलिटीज का कॉम्बिनेशन, मतलब वी आर डूइंग द एनालिसिस नाउ of those systems which are not having any rotating or reciprocating parts. So now the third reality we are going to introduce, and that was the kinetic friction. If whenever there is a vibrating system, either जब भी एक सिस्टम मूव करता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ kinetic friction आता है. That may be close to zero but can never be equal to zero. ये sure कि वो zero के close हो सकता है but exactly zero नहीं हो सकता. And the technical name of this kinetic friction in any of the vibrating system is going to be known as damping. जब ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, डैम्पिंग, डैम्पिंग मींस एनर्जी लॉस। तो अब हम लोग इस रियलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नए सिस्टम्स में एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है डैम्प सिस्टम, वाइब्रेशंस नहीं। जब तक हमको सोल्यूशन नहीं मिल जाता वी कैन नॉट से, क्योंकि जब सोल्यूशन हमारा पिक्चर में आएगा देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट कि वाइब्रेशन होना है या नहीं। अब समझ लीजिए यहां से जो गेम हमारा स्टार्ट होगा बच्चों, ये बिल्कुल रियल गेम है। एक तरह से आप इस बात को समझ ले, अब हम उन सिस्टम्स की एनालिसिस कर रहे हैं विच आर नॉट हैविंग एनी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, जैसे आपकी ग्लास की विंडो का झंझनाना, एक ग्रिल लगी है उसका झंझनाना। तो इनमें जो भी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं वो बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुई है। हाँ, उनमें 3 रियलिटीज हैं, 3 अब लग रही हैं। 2 तो लगी चुकी थी, गैलीलियो नहीं लगा दिया था, तीसरे का हम लोग डाल रहे हैं। और ये जो चीज है ये ना आपने लगाई है ना आपने लगाई है, सिस्टम के अंदर से आ रहा है, रियलिटी है। गैलीलियो की मजबूरी थी, वो इसको 0 मान के चल रहा था, बट एक्चुअली इट इज नॉट 0। क्लियर? एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको इसका कि ये कहां से आता है सिस्टम के अंदर, उसके बाद इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। बाकी तो सोल्यूशन है, जब तक सोल्यूशन आएगा नहीं, आप छोड़ो, कोई नहीं क्या पाएगा क्या होना है क्या नहीं होना, वाइब्रेशन होना है कि नहीं, नहीं होना तो बच गए, होना है तो फिर घुसना पड़ जाएगा अंदर तक कैसा होता है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन निकला फिर तो अंदर तक घुसेंगे, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब देखेंगे, नहीं है तो साफ सब बच जाएंगे। माय डियर, जो टेक्निकल नेम है ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम, दुनिया के किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में जो टेक्निकल नेम ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों, को डैम्पिंग के नाम से जाना जाता है। टेक्निकल नेम ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी नोन एज डैम्पिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, बड़ा सिंपल सा सिंबल होता है, एक पिस्टन और एक सिलेंडर, जिस सिंबल को हम लोग डैम्पर बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग होती है ना एक सिंबल, ये भी, ये खुद में एक डिवाइस भी है विच इज कॉल्ड डैम्पर। और कहीं पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंबल भी है, ये भी समझिए। ये खुद में एक डिवाइस भी है और काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है। क्योंकि देखिए कहीं भी फ्रिक्शन आ रहा है, 2 पार्ट्स के बीच में रबिंग हो रही है, और 2 पार्ट्स के बीच में रबिंग दिखाने का ये बहुत अच्छा सिंबल है, पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर का मतलब ये नहीं है कि वहां पिस्टन सिलेंडर है, कोई भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं, ये तो जस्ट उसका एक सिंबल है। अगर किसी भी सिस्टम में अंडर मोशन ये सिंबल लगा है तो आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, बिकॉज आप एक रियलिटी को लेके काम कर रहे हैं। जैसे आपकी बॉडी की एनालिसिस हमें करनी है तो हमें क्लियर होना चाहिए ना आपकी बॉडी में क्या क्या है, तो ये वन ऑफ द रियलिटी है। अभी तक की जो एनालिसिस थी वो थोड़ी सी हाइपोथेटिकल थी क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया था, बट ये 0 नहीं। हाँ, नेग्लिजिबल हो सकता है बट 0 नहीं। किसी भी सिस्टम में डैम्पिंग जो है बच्चों, ये 2 जगह से आती है। पहली है फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेसेस। भाई हमने बहुत लुब्रिकेशन किया, लेकिन मशीन के फिर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां तक लुब्रिकेंट नहीं पहुंच। और आपको तो मालूम है ड्राई फ्रिक्शन के, जब ड्राई सरफेसेस के बीच में रबिंग होती है तो उसका फ्रिक्शन इफेक्ट, वियर एंड टियर इफेक्ट बहुत स्ट्रांग। सच लेवल ऑफ द डैम्पिंग वाज फर्स्टली सीन बाय नन अदर देन द बिगेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ दिस फील्ड कॉल्ड सर कूलॉम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना होगा आपने कूलॉम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस के जो गॉड रहे वही है कूलॉम्ब। इस डैम्पिंग को सबसे पहले एक्सप्लेन उन्होंने किया था माय डियर, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी नोन एज कूलॉम्ब डैम्पिंग। और इसकी खास बात है माय डियर कि फ्रिक्शन के इफेक्ट्स बहुत हाई है, इट्स अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ डैम्पिंग। अगर कभी भी ये नाम ले लिया जाए कूलॉम्ब डैम्पिंग, समझ जाइए फ्रिक्शन बहुत, यस, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, जहां लुब्रिकेंट पेनिट्रेट कर जाता है माय डियर, देखिए डैम्पिंग तो वहां भी है, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है क्योंकि 2 सरफेस के बीच में लुब्रिकेंट की लेयर आ जाती है। तो फ्रिक्शन तो देखिए वहां भी होगा, क्योंकि लुब्रिकेंट में भी एक फ्रिक्शन है जिसका नाम है विस्कोसिटी। देयर इज नो फ्लूइड व्हिच इज आइडियल, विस्कोसिटी 0 नहीं हो सकती किसी की, क्योंकि आइडियल कोई फ्लूइड है नहीं, यस और नो। तो वहां जो फ्रिक्शन आता है वो बिकॉज ऑफ फ्लूइड लेयर आता है जिसका नाम होता है विस्कस। सो दैट लेवल ऑफ द डैम्पिंग इज गोइंग टू बी नोन एज विस्कस डैम्पिंग। इसके इफेक्ट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो किसी भी सिस्टम में अगर हमारा डैम्पिंग आ रहा है तो इन्हीं दोनों जगह से आता है,
या इन दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, क्योंकि सिस्टम तो बहुत बड़े बड़े हो सकता है, कहीं से ड्राई आ रहा हो, कहीं से वेट आ रहा हो, तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत हाई हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, डैम्पिंग फोर्स इन एनी सिस्टम। डैम्पिंग फोर्स का मतलब जो एनर्जी का डेसिपेटिंग फोर्स है, लॉस फोर्स। भाई डैम्पिंग का मतलब एनर्जी लॉस, मतलब दैट फोर्स व्हिच इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, जिसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। इट इज नेवर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता, किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स इन एनी सिस्टम इज नेवर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स आया है तो वो कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन से आया, और रिलेटिव मोशन को दिखाने का पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट पोजीशन, बट इट्स नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ पोजीशन, इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सी, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग का नाम देते हैं, which is called coefficient of damping or damping coefficient, right? This is a constant for a system, no doubt, it is a constant for a system, but हर सिस्टम का अलग अलग है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जिस सिस्टम में फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसका सी ज्यादा होगा, जिसका फ्रिक्शन कम होगा उसका सी कम होगा। कभी भूल जाए सी क्या था, ऐसे याद रखें, सी स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट, सी फॉर कोएफिशिएंट। भूल जाइए सी फॉर कैट होता है, मोर सी मोर फ्रिक्शन, less C, less friction. It is constant for a system, but for different systems it will be different. Getting my point? Okay. Unit क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। एच डॉट का मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी सी। एक तरह से मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जितना ये ज्यादा होगा उतना समझ लीजिए फ्रिक्शन ज्यादा है, जितना ये कम होगा उतना सिस्टम में फ्रिक्शन कम है, क्योंकि हर दो सिस्टम अपने में अलग है। एक सिस्टम के लिए सी कांस्टेंट है, बट फॉर डिफरेंट सिस्टम्स इट विल बी डिफरेंट। एक ब्रीफ आइडिया लगा आपको? चलिए अब हम लोग इसकी एनालिसिस चालू करते हैं, बाकी तो रिजल्ट भरोसे हम लोग, रिजल्ट बताएगा क्या होना है। जब तक सोल्यूशन निकलेगा नहीं तब तक हम कुछ कह पाएंगे नहीं। हाँ, एक बार रिजल्ट आ जाए और आपको दिख जाए वो वाइब्रेशन है, उसके बाद मुझसे वर्ड निकालो डैम्प्ड वाइब्रेशन, तब अच्छा लगेगा। सिस्टम में दो रियलिटीज पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, वो तो अभी भी रहेंगी। ड्यूरिंग वाइब्रेशन माय डियर, या ड्यूरिंग मोशन, rather to say वाइब्रेशन मोशन, आप सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे वो क्या करेगा? मूव करेगा ना। वो मोशन वाइब्रेशन हो या ना हो, मोशन तो होगा। तो ड्यूरिंग मोशन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, देयर इज वन पैरेलल फिनोमेना कंटीन्यूअसली गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये एक पैरेलल फिनोमेना है, उसका कोई मतलब नहीं है एनर्जी के कंजर्वेशन से। वो कहते हैं आप कैसे भी कन्वर्ट हो रहे हो, होते रहो, लेकिन हम लॉस कराते रहेंगे। इसीलिए इसको हम पैरेलल में दिखाते हैं जनरली, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, जैसे भी कन्वर्ट हो रहा हो, ये फिनोमेना कुछ ना कुछ एनर्जी को लॉस करेगा। सी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, जो एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो है, बिल्कुल है यार, प्रोपोर्शनलिटी हटा के लगाए हो तो कांस्टेंट ही होगा ना, लेकिन एक सिस्टम के लिए, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होगा। व्हाट इज दिस पोजीशन? मीन और इक्विलिब्रियम। और आपको तो मालूम है हमारी एनालिसिस तब होती है जब ये यहां से एक्स डिस्टर्ब हो, कितने समय? T इक्वल टू, अच्छा अब बेटा एक बात का ध्यान रखना और निकालना है भैया, हाउ दिस एक्स इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ भी कोट नहीं कर सकते, क्योंकि यही बताएगा बिहेवियर क्या है। आई थिंक मेरी बात की हवा लग रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने बहुत से मेथड पढ़े, अब थोड़ा सा अलविदा कहने का समय आ गया है। एनर्जी मेथड किस पे बेस्ड था? एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब कंजर्व हो गई, क्योंकि अब रियलिटी में घुस गए ना, तो रियलिटी में तो एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी मेथड को वहीं से हाथ जोड़ दो, उनकी सीमाएं खत्म हो गई। वो बहुत सुंदर थे, कहां तक? नेचुरल वाइब्रेशन, वो खत्म, एनर्जी मेथड खत्म। अब सोच मत लेना, सोचना भी पाप हो जाएगा। रेले मेथड ओनली वैलिड इन नेचुरल वाइब्रेशन, पहला पॉइंट ही मैंने यही लिखा था। उनको भी हाथ जोड़ दो, उनकी भी सीमाएं अब खत्म। अब आपके हाथ में रह गए सिर्फ दो टूल्स मैडम जी। देखो न्यूटन्स लॉ है या डी एलम्बर्ट हो, इन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, डी एलम्बर्ट ने कुछ नहीं बोला कि ये फोर्स ना हो वो फोर्स ना हो, उसने कहा ऐसी तैसी जितने हैं सबको बुलाओ। डी एलम्बर्ट ने कहीं नहीं बोला कि आपका फ्रिक्शन फोर्स ना हो, बोला उसने कहा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ऐसी तैसी जितने फोर्स या टॉर्क है सब बना डालो, हमें बुलाओ, हम सबको अपने अंदर संभालेंगे, नेट समेशन जीरो कर देंगे। अब वाइब्रेशन की अंतिम सीमाओं तक आपके हाथ में से दो टूल्स बचे, बाकी सब भूल जाओ। इज इट क्लियर? तो वो हमारी सीमाएं खत्म। हाँ, बाकी अब आपको सोचे लगाना है। अगर लीनियर है तो फोर्स मेथड, एंगुलर है तो जैसे लीनियर है ना, फोर्स मेथड लगाएंगे। तो टाइम t इक्वल टू टी पे बैठो, हमने सिस्टम उठाया और क्या डाला? फ्री बॉडी डायग्राम। ये छेड़छाड़ हुई है, mg और sxi बैलेंस है, हम बनाएंगे नहीं। एक फोर्स ऊपर sx आया, एक ऊपर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, डैम्पिंग फोर्स भी आएगा cx डॉट, फ्रिक्शन है जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस का अपोज करेगा।
और मेरे लाल जब इनके साथ तुम इनर्शिया फोर्स और डालोगे तो नेट समेशन इसका 0। यही हमारा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है, डीएपी। डीएपी का मतलब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, दैट इज mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा x डबल डॉट प्लस c बाई mx डॉट प्लस ये हमारी बनी माय डियर इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड बट इक्वेशन, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो भी आई भी नहीं। इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग अ फर्स्ट ऑर्डर टर्म। आपको याद है पिछले में फर्स्ट ऑर्डर टर्म मिसिंग था, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी आ गया dx by dt, हैविंग अ लीनियर टर्म एंड द राइट हैंड साइड इज मुबारक। एक बार फिर आप लोग बच गए। इसका भी सॉल्यूशन क्या है CF, लेकिन इसका CF डिफरेंट है बे। इस इक्वेशन का CF पहले वाले से डिफरेंट होगा क्योंकि पहले वाले में ये टर्म नहीं था। सेकेंड ऑर्डर के बाद सीधा लीनियर था, यहाँ सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर तीनों है, तो इसका CF थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स कभी तमीज से पढ़ी नहीं ना, इसलिए बस 2 ही 4 दिन दिमाग में रहती थी जब रिवाइज करते थे। वही सोल्यूशन है इसका। बस जो कांस्टेंट आप वहां पर C1 C2 लिखते थे ना, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा A और B, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कैसे भी लिखूं। और जो रूट्स आप लोग लिखते थे M1 M2 ना, उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा α1 α2, चीज वही है। और जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी वो y वर्सेस x इक्वेशन होती थी, लेकिन ये x वर्सेस टाइम है। मतलब जिसमें वहां y होता था यहाँ x होगा, जहां वहां x होता था यहाँ x वर्सेस टाइम है ना, t स्क्वायर x by dt स्क्वायर फिर dx by dt फिर x। ये थोड़ा ध्यान रखना। सॉल्यूशन लिखूं, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज x is equal to a e raised power alpha 1t plus b e raised power alpha 2t, a e raised power alpha 1t plus b e raised power alpha 2t। लेकिन ये सोल्यूशन इसका तभी हो सकता है बच्चों जब ये जो रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 है ना, ये अनइक्वल हो। मैं बताऊंगा ये रूट्स कौन से हैं, लेकिन अगर ये रूट्स अनइक्वल हैं, देखो रियल हो या इमेजिनरी मुझे इससे मतलब नहीं, अनइक्वल होने चाहिए तब ये सोल्यूशन है। अगर ये रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो ये सोल्यूशन गलत हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं और करके, तब इसका सोल्यूशन होगा ये है जिसकी वैल्यू है a प्लस बी टी ई पावर अल्फा टी। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसको मैं अल्फा लिख रहा हूं, क्योंकि अगर इक्वल है ना रूट्स तो ये लगा मत देना, क्योंकि यहां से कॉमन क्या आएगा a प्लस बी, गलत है वो, a प्लस बी टी हो जाता है, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। यहीं से आ जाता तो मैं क्यों लिखता। आप सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज रखो, रूट्स अनइक्वल है सोल्यूशन ये है, रूट्स इक्वल है तो सोल्यूशन ये है। तो इन दो में से कोई इसका एक सोल्यूशन होगा, ये डिपेंड्स अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है। हाँ, जहां तक बात a और b की है वो कांस्टेंट है, ही मैंने आपको पढ़ाया है, कांस्टेंट्स आर फाउंड बाय इनिशियल कंडीशंस। अब किसी ने पूछ लिया, गोली मार दूंगा, मैंने बोला था पूरी वाइब्रेशन की हिस्ट्री में कहीं भी कांस्टेंट आएंगे एक ही लाइन लिखूंगा मैं, और बस एक बार एक लाइन लिख दी, अब आगे ये भी नहीं लिखूंगा कभी। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, याद करो उन्हीं तीन में से कोई एक। तो आपका वे ऑफ डिस्टर्बेंस ही डिसाइड करेगा कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट कभी बिहेवियर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बिहेवियर में सिर्फ वेरिएबल x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकला। ए और भी तो कांस्टेंट है, इनकी तो एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वही रहेगी उस सिस्टम में। अब बात आती है सर ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, वो भी सुने। वेयर अल्फा 1 कॉमा 2 दे आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे बनती है बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में x डबल डॉट की जगह लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस c बाई m, x की जगह लिखो अल्फा प्लस ओमेगा n स्क्वायर, x की जगह लिखो 1, अल्फा स्क्वायर इसकी जगह अल्फा इसकी जगह 1। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसी का नाम था ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसके रूट्स हमारे क्या हैं, दो रूट्स होंगे वही अल्फा 1 अल्फा 2। अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आएगी अल्फा 1 कॉमा 2 दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं ये 4 पूरा कॉमन लूं, इस 2 से उड़ा दूं, माइनस c बाई 2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c बाई 2m होल स्क्वायर माइनस ओमेगा n स्क्वायर। ये अल्फा 1 कॉमा 2 है, मैंने एक ही में लिख दिया। अल्फा 1 कॉमा 2 का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2। यहां तक क्लियर हुआ कि अल्फा 1 अल्फा 2 अगर अनइक्वल है तो सोल्यूशन ये है, इक्वल है तो सोल्यूशन। माय डियर व्हेन द मैथमेटिशियंस वर डूइंग रिसर्च ओवर दिस पार्ट, तो उन्होंने माय डियर इस स्क्वायर रूट के अंदर चलने वाले दोनों टर्म्स को ध्यान से देखा। ध्यान से सुनिए, स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म्स चल रहे थे। पहला टर्म था डैम्पिंग टर्म, इसमें सी आ रहा है ना, which is going to be responsible for the loss of energy, और दूसरा टर्म था ओमेगा n स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है s by m। और आपको मालूम होना चाहिए स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे नेवर क्रिएट द लॉस इन एनर्जी।
वो तो पोजीशन के फॉर्म में एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो माय डियर, इन दोनों टर्म्स के बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये टर्म जो एनर्जी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कितना डोमिनेटेड है एज कंपेयर टू द एनर्जी कंजर्वेशन टर्म। एक टर्म एनर्जी को लॉस करा रहा है, दूसरा कंजर्व करा रहा है। कंजर्व मतलब रोक रहा है कि लॉस ना हो। और जहां कंपैरिजन होता है बच्चों, रेशियो आता है। कहीं भी कंपैरिजन है, आप इतिहास गवाह है रेशियो। अगर कहीं A by B आया है तो आपने यही कैलकुलेट किया है हाउ मच A इज मोर मैग्नीफाइड एज कंपेयर टू B। रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन। तो इन दोनों के बीच में रेशियो आया कि ये जो टर्म है डैम्पिंग टर्म, ये कितना डोमिनेटेड है एज कंपेयर टू कंजर्वेशन टर्म, दूसरा वाला। और इस टर्म को डिफाइन किया गया मेरे लाल डिग्री ऑफ डैम्पनेस। लेकिन जब ये टर्म डिफाइंड हो गया, आफ्टर 6 to 7 month ऑफ द रिसर्च माय डियर, उनको ये लगा मैथमेटिशियंस को कि हमसे कुछ गलत काम हो गया है। लेकिन वो मैथमेटिशियंस है वो कभी नहीं बोलते हमने कुछ गलत किया है। वो कहते हैं जो हो गया, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको लग गया था कि ये काम गलत हो गया, कंपैरिजन गलत हुआ है। बिकॉज ये जो कंपैरिजन हुआ है ये सोलो हुआ है, जबकि वो भूल गए ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। तो रियल कंपैरिजन जो इंटेंसिटी का होना चाहिए वो स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए ना। ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर कहां है? अल्फा 1 अल्फा 2 में। तो उन्होंने कैसी की तैसी, जो हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट लो और एक तीसरा टर्म डिफाइन करो। हाँ, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि गलत डिफाइन हो गया था। लेकिन वो बैक नहीं हुए कि हमने गलत कर दिया। उन्होंने सब सही है, इसका स्क्वायर रूट लो, एक तीसरा टर्म डिफाइन करो जिसको जीटा बोला गया, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो। कुछ भी बोल रहे हैं, ये दोनों टर्म सेम है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, देयरफॉर मैं जीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको जो निकाल रहा हूं वो एक पर्पस के लिए निकाल रहा हूं, बिकॉज मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करें, सी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर आप जानते हो s बाई m होता है, एक m कैंसिल हो गया, दिस इज c अपॉन 2 अंडर रूट sm। गेटिंग माय पॉइंट? मुझे जो आपको चीज दिखानी है वो दिखानी है एक टर्म जिसकी वैल्यू है 2 जीटा ओमेगा एन। आई वांट टू शो यू कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है। 2 जीटा क्या है, c अपॉन 2 अंडर रूट sm, ओमेगा एन होता है अंडर रूट s बाई m। रूट एस कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, रूट एम m, दैट इज c बाई m। और मेरे लाल ये डिफरेंशियल इक्वेशन में x डॉट का कोएफिशिएंट था। अब चेक करिए, जब x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 है तो जो भी चीज x डॉट के साथ आ रही है वो यही है। ये दिखाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, जब x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 होगा तो जो भी चीज x के साथ आएगा ओमेगा एन स्क्वायर होगा, बोलते हैं ना। तो सिमिलरली आज एक बात और क्लियर कर लीजिए, जब x डबल डॉट का कोएफिशिएंट 1 होगा तो जो भी चीज x डॉट के साथ आएगी वो 2 जीटा ओमेगा एन होगी, क्योंकि वो जो c बाई m लगा है वो यही 2 जीटा ओमेगा एन है। फाइनली अब मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं किसी भी डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन ऑफ एनी डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, x डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन टाइम्स x डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इनटू x इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं? द सॉल्यूशन इज, अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखें तो या तो इसका सॉल्यूशन होगा a e रेश पर अल्फा 1t प्लस b e रेश पर अल्फा 2t, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अनइक्वल है, और सॉल्यूशन हो जाएगा a प्लस बी टी ई पावर अल्फा टी, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है? अल्फा। वेयर, जहां पर, एक बार दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं, अल्फा 1 2 क्या होंगे तो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं 2 जीटा ओमेगा एन सी बाई एम, तो जीटा ओमेगा एन होगा सी बाई 2 एम। क्या मैं कह सकता हूं ये जीटा ओमेगा एन है, ये जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर होगा। अगर हम ये ओमेगा एन पूरे से कॉमन ले लें, पूरे से, तो ये बनेगा माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ओमेगा एन प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2। जिन सिस्टम्स में जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, मतलब जीटा अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो डैम्पिंग का लॉस टर्म है वो मोर डोमिनेटेड है कंपेयर टू कंजर्वेशन। इन सिस्टम्स को माय डियर ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स का नाम दिया गया। These systems are going to be known as over-damped systems. या damping is called over-damping, या इसी over-damping को हम लोगों ने कूलाम damping के नाम से जाना। जिन systems में जीटा की वैल्यू 1 से कम थी,
भाई ओवर डैम्पिंग का मतलब क्या? फ्रिक्शन बहुत हाई है। कूलाम का भी क्या? कभी समझ लो कूलाम डैम्पिंग अगर वर्ड यूज हुआ है तो ओवर डैम्पिंग में बात हो रही है। सेंस को पकड़ो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस। जिन सिस्टम्स में जीटा की वैल्यू 1 से कम थी, मतलब लॉस अभी भी हो रहा है लेकिन वो कम डोमिनेटेड है, कंजर्वेशन ज्यादा डोमिनेटेड है। जैसे 40% लॉस हो रहा है, 60% कंजर्व हो रही है एनर्जी। Such kind of systems are going to be known as underdamped systems. And the damping is called underdamping, या इसी को टेक्निकली हम लोग विस्कस डैम्पिंग का भी नाम देते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर गोइंग टू बी नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि दोनों 50-50% डोमिनेटेड होंगे, इक्वली डोमिनेटेड, एंड द डैम्पिंग इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। अब जब अकॉर्डिंग टू दिस माय डियर हम एक एक सिस्टम के अंदर घुसेंगे, देखिए बेटा कहने को हमारा सोल्यूशन आ चुका है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर बता भी दीजिए क्या होने वाला है। सोल्यूशन तो आ चुका है, सोल्यूशन तो आ चुका है, मुझे मालूम है आ चुका है, लिख दिया मैंने, वही लिख दिया था। लेकिन अब इस सोल्यूशन ने बहुत कपड़े पहने हुए हैं जो धीरे धीरे हमें खोलने हैं, और इनके कपड़े हैं अल्फा 1 अल्फा 2, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 डिपेंड कर रहे हैं जीटा पे, और जीटा तीनों डैम्पिंग का अलग है। तो जब तक हम डैम्पिंग के अंदर एंटर नहीं करेंगे कि हम किस डैम्पिंग में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कपड़े खुलेंगे नहीं, और जब तक ये खुलेंगे नहीं मेरे लाल, तब तक एक्चुअल बिहेवियर नहीं दिखेगा। क्योंकि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 लगे हैं ना, ये कांस्टेंट पे नहीं लगे, ये वेरिएबल पे लगे हैं, टाइम लगा हुआ है बाहर। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसी का बिहेवियर बताएगा। भाई ए और बी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो अल्फा 1 अल्फा 2 लगे हैं ना, ये समय पे लगे हुए हैं, टाइम है आगे उसके। इसलिए जब अकॉर्डिंग टू डैम्पिंग हम लोग उसमें एंटर करेंगे और वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड अल्फा 2 व्हिच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जीटा, एंड जीटा फॉर एवरी डैम्पिंग इज डिफरेंट, then only we will be in a position to understand this idea, my dear, what exactly the behavior of the system is, whether it is a vibration or not. If it is not vibration, we all will be happy. If it is a vibration, we have to enter into this field, what is the time period, what is the frequency and all everything. तो दुनिया जहान का बवाल खोलना पड़ जाएगा। Getting my point? Is it sure? तो अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे one by one, my dear. First we will be entering into the overdamped system, then critical, then underdamped. उसके बाद आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल बिहेवियर क्या है सिस्टम्स।